निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का आज एक बड़ा कदम देखने को मिला, एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट का कहीं ना कहीं उद्घाटन किया है, उसके इंफिनिटी कैंपस का। और प्रधानमंत्री ने क्या बड़ी बातें कही हैं, आइए उसका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम में आज प्राइवेट सेक्टर की बड़ी उड़ान देखने को मिली है। साथ ही युवा शक्ति का नवाचार और उद्यमिता नई बुलंदी छू रहा है। स्काई रूट का कैंपस भारत के नवाचार और युवा शक्ति का प्रतिबिंब है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा सीमित संसाधनों से शुरू हुई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आकांक्षाएं कभी सीमित नहीं रही हैं। स्काई रूट का कैंपस भारत के नवाचार के लिए जरूरी है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और भारत की अंतरिक्ष यात्रा सीमित संसाधनों से शुरू हुई, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी, लक्ष्य बड़े थे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आकांक्षाएं कभी सीमित नहीं रही। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेस सेक्टर का तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत के स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म देखने को मिले हैं, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू के जरिए भारत ने नई पहचान बनाई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बड़ी बातें कही कि स्पेस सेक्टर का तेजी से विस्तार हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार इसके लिए लगातार कई प्रयास कर रही है, कई बड़ी कोशिशें कर रही है। ऐसे में ऐतिहासिक रिफॉर्म स्पेस सेक्टर में पिछले कुछ सालों में देखे गए हैं और कई इनोवेशंस भी देखे गए हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से निजी क्षेत्र का आगमन हुआ है स्पेस सेक्टर में, ऐसे में कई नए दरवाजे यहां से स्पेस सेक्टर के लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत का युवा, उन्होंने जेन ज़ी को लेकर बड़ी बातें कही, कहा कि देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। और ये स्पेस सेक्टर में भी अब दिखना शुरू हो गया है, जहां स्टार्टअप्स की संख्या भी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि नई उम्मीद दिख रही है स्पेस स्टार्टअप को देखते हुए, जहां 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप अब देश में रजिस्टर्ड हैं, जो नई उम्मीद, नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि जेन ज़ी इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर नए सिस्टम बना रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक आकर्षक गंतव्य बन रहा है, यानी दुनिया की अब बड़ी स्पेस कंपनीज हैं वो भारत में निवेश कर रही हैं, भारत के साथ निवेश करके पार्टनरशिप करना चाह रही हैं। स्पेस अब एक स्ट्रैटेजिक असेट के रूप में जगह बना चुका है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बड़ी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पेस इकोनॉमी कई गुना अब आगे बढ़ने वाली है और ये भारत के लिए नए अवसर खोलने वाली है। जिस तरीके से निजी क्षेत्र का अब आगमन हुआ है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्पेस सेक्टर में शुरू हुई है, और भारत के जेन ज़ी दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद कायम कर रहे हैं। चिप्स से लेकर सिस्टम तक भारत मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू सिस्टम बना रहा है, यानी स्पेस सेक्टर में तो तेजी से विस्तार हो ही रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां तेजी से विकास हो रहा है। न्यूक्लियर सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोलने जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च, अनुसंधान के लिए मौका देने पर सरकार का जोर है और इसके लिए फंडिंग भी बढ़ी है, बजट भी बढ़ा है। 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब खोला गया है और इसकी संख्या बढ़कर 50,000 करने के प्रयास को लेके सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी बात कर रही है। आने वाले समय में स्पेस सेक्टर में 5 नए यूनिकॉर्न तैयार होंगे, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कोई बड़ी बातों का जिक्र किया, जहां किस तरीके से निजी क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम आज लिया गया है, जब भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। To the world that is future ready. Tap your world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Rock your world, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future
future ready. Whoa, whoa. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जिस तरीके से हम बात करें कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में आज एक भारत की बड़ी उपलब्धि मिली है और स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है और संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, आपसे पूछना चाहेंगे, प्रधानमंत्री को आज हम सुन रहे थे तो कई बड़ी बातों के जिक्र में हमने ये जरूर बात सुनी कि जिस तरीके से स्पेस सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक साथ मिली है तो स्पेस सेक्टर में अब नए अवसर, नई आकांक्षाएं खोजी जा रही हैं। ये जो पूरी जिम्मेदारी थी स्पेस मिशंस को कंडक्ट करने की, वो एकमात्र इसरो के ऊपर रहती थी। इसरो ही वही जो हमारे जो लॉन्चर्स होते थे उनको डिजाइन करता था, बनाता था, स्पेस मिशंस को कंडक्ट करता था और उनकी तरह से मॉनिटरिंग और जो तमाम तरह की जिम्मेदारी थी पूरी तरह से इसरो संस्थान के ऊपर हुआ करती थी। लेकिन आपको याद होगा कि कोविड के बाद में भारत ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया था जिसमें कि स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन अप कर दिया था। उस डिसीजन को आज से 3 से 4 अब मान लीजिए 4-5 साल हो गए हैं। वो एक बहुत बड़ा डिसीजन उस समय पर माना जा रहा था और अब हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स जब ओपन अप हो गए हैं तो आप देखते होंगे कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज कई सारे देखिए जहाँ पर फॉर एग्जांपल यूएस की आप बात कर लीजिए, वहां पर आप देखिए कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स है जो कि स्पेस मिशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब इसरो के पास में एक बड़ा रोल आ चुका है और प्राइवेट प्लेयर्स जो हमारे देश के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो अब जो अपने ऑर्बिटल मिशन हैं उनको अंजाम दे सकते हैं। आज हम जिस स्काई रूट की बात कर रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप एक तरह से हम कह सकते हैं, जिससे बहुत काफी समय से ये काम कर रहा है स्पेस मिशन के अंदर। और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्काई रूट का पहला ऑर्बिटल रॉकेट जिसको हम विक्रम-1 कह रहे हैं और इसकी बहुत ही बेहतरीन कैपेबिलिटीज है। ये मल्टीपल सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेज सकता है। इसका फायदा क्या होगा कि अब हम लोग जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, उसके लिए भारत एक लॉन्च पैड साबित होता हुआ दिखाई देगा कि वो भारत में आ सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर को बूस्ट मिलना एक तरह से भारत की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, बिकॉज ये जो पूरा डेकेड है वो स्पेस रेस के लिहाज से बहुत ही अहम माना जा रहा है। जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से भारत ने अपने ओपन, कोऑपरेटिव और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज को अपनाया है, ऐसे में स्पेस सेक्टर को भी बड़ा फायदा हुआ है और दुनिया आज भारत के स्पेस सेक्टर को देख रही है। वो स्पेस सेक्टर जो बड़े सीमित संसाधनों से शुरू हुआ था और आज एक नया आसमान ढूंढ रहा है। बिल्कुल, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की कि जो ओपन और कोऑपरेटिव मॉडल स्पेस सेक्टर का है वो इसी वजह से कहा है कि आज की तारीख में इसरो जैसी संस्थान और जैसे प्राइवेट प्लेयर्स और स्टार्टअप्स एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशन को अंजाम देने के लिए उसका ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया भर के अंदर माना जाता है। आप देखिए कि जिस बजट के अंदर हॉलीवुड की मूवीज बनती हैं उस बजट, उससे भी कम बजट के अंदर भारत अपने चंद्रयान जैसे मिशन को, मंगलयान जैसे मिशन को एग्जीक्यूट करने की बात करता है। अब भारत गगनयान जैसे मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। लोग भारत की तरफ इसलिए देख रहे हैं स्पेस सेक्टर के अंदर, इनफैक्ट जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो भी, इनफैक्ट यूएस की बात कर लीजिए, वो भी कई सारे मिशन के ऊपर भारत के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योंकि भारत के पास कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशन को अंजाम देने की एक्सपीरियंस है, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है कि हम काम को बहुत किफायती तरीके से स्पेस मिशन को अंजाम दे सकते हैं। दूसरा, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, बिम्स्टेक जैसी कंट्रीज जो हैं, इन कंट्रीज के लिए इससे फायदेमंद है क्योंकि ये भी एक तरह से स्पेस मिशन के अंदर के लिए भारत उनके लिए एक लॉन्च पैड साबित हो सकता है। अभी तक आप देखिए कि किसी को अपने स्पेस मिशन को अंजाम देना है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है तो डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास जाया करते थे, वहां पर उनको एक तरह से लॉन्च पैड मिलता था जो काफी महंगा साबित होता था। लेकिन भारत अब देखिए बिम्स्टेक जैसी कंट्रीज के लिए
और जो अंडर डेवलप्ड नेशन है उनके लिए, जो भारत कहता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो एक तरह से अब लॉन्च पैड ऑफ ग्लोबल साउथ आप कह सकते हैं बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स भी भारत के जो है वो स्पेस सेक्टर के अंदर आगे आ रहे हैं। तो जो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इसरो जैसे संस्थान और प्राइवेट प्लेयर्स, स्काईरूट का आगे आ जाना, आज एक तरह से विक्रम-1 की शुरुआत होना, तो आप आगे भी देखेंगे कि मल्टीपल जो सैटेलाइट लॉन्चेस होते दिखाई देंगे, वो एक तरह से बहुत गेम चेंजर साबित होगा। जितने ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च होंगे हमारे पास उतना बेहतरीन डेटा आता हुआ दिखाई देगा, और जितना डेटा जिसके पास होगा स्पेस को लेकर के, वो स्पेस का किंग माना जाएगा। तो आज की तारीख में जो स्पेस की रेस बनी हुई जिसमें कि यूएस, चाइना, रशिया, हर कोई आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ देखिए भारत ने कल एक कैबिनेट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, उस डिसीजन में था जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जहां तक बात आती है उसके लिए मल्टीपल यूनिट्स को क्रिएट किया जाएगा। 7-8 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो जो सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है, रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत है इस तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए, वो भारत में बनते हुए दिखाई देंगे। तो स्पेस मिशन अपने आप से कॉस्ट इफेक्टिव होता जाएगा। भारत के पास एक्सपीरियंस है कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशन को अंजाम देने की, और अब जब प्राइवेट प्लेयर साथ में आ जाएगा और बल्क में जब सैटेलाइट और स्पेस मिशन में लॉन्च किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है भारत की साख स्पेस रेस में बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके साथ अरुण, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जब अपने संबोधन में कई बार जेनजी का नाम भी लिया, कहा कि इस जेनजी से बड़ी उम्मीद है, और जिस तरीके से जेनजी इस स्टार्टअप रेवोल्यूशन को लेकर आ रही है और कई स्टार्टअप्स जिस तरीके से भारत में आ रहे हैं, उसमें इस जेनजी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, फिर चाहे वो स्पेस सेक्टर ही क्यों ना हो। बिल्कुल, वो रीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इस पूरे 2025 के साल को देखेंगे तो पाएंगे कि कितनी सारी जो यूनिकॉर्न कंपनीज थी, स्टार्टअप्स थे, वो शेयर बाजार में लिस्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। आप और इनफैक्ट देखिए कि इस महीने के एंड में और मल्टीपल जो स्टार्टअप्स थे वो शेयर बाजार में लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कई सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, स्टार्टअप्स थे, जो कि लिस्ट होते दिखाई दिए थे। तो ये जो जेनजीज है या फिर जो स्टार्टअप रेवोल्यूशन को इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, हमें एक समय वो भी याद है कि हम लोग एक समय में हमें याद है कि जब मोबाइल एप्लीकेशंस आई थी, जब मोबाइल फोन नए नए आए थे, तो हर कोई इनोवेट करने की कोशिश करता है। आज की तारीख में अटल इनोवेशन मिशन जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं, उसमें आप देखिए 12 से 13 साल के जो बच्चे हैं वो अपनी खुद की मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे हैं। मैं कई सारे जो रियल टाइम डैशबोर्ड्स को ट्रैक कर रहा हूँ, उसमें पा रहा हूँ कि एआई की मदद से आप घर बैठे बैठे मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स डालने होते हैं, आप अपना एक खुद का मोबाइल एप्लीकेशन खुद का बना सकते हैं, जो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो हमारे जो जेनजी जिसको कहें या फिर जो 12 से 13 साल के, मैं तो टीनेजर भी कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं आज की तारीख में जो अपनी खुद की एप्स को डेवलप कर रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, वो सोल्यूशन को फाइंड कर रहे हैं। भारत में कई सारे इनफैक्ट आप देखिए पाएंगे कि अभी हाल ही में कई सारे जो कंपटीशन किए गए थे जिसके अंदर यंगस्टर्स निकल करके आ रहे थे, जो कि भारत की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके सोल्यूशंस क्या कुछ हो सकते हैं, रियल वर्ल्ड सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसको फाइंड कर रहे हैं। तो कई सारे मल्टीपल कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, मंथन चल रहा है। तो जेनजीज कहीं ना कहीं लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनोवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भारत की ताकत है उनके यंगस्टर्स हैं। इस बात को हम जानते हैं कि भारत की 65% के आसपास की आबादी वो 35 साल से कम की आती है। तो यंगस्टर्स एक तरह से ड्राइव कर रहे हैं, और आज की तारीख में भारत एक लीडिंग स्टार्टअप आप कह सकते हैं एक्सीलरेटर है, जिसमें कि मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वो भारत में हो रहा है। ग्लोबली थर्ड भारत को आप कह सकते हैं जो जहाँ तक स्टार्टअप का इकोसिस्टम की जब बात की जाए, तो इसी वजह से हम प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस बात को कह रहे हैं कि जो जेनजीज हैं वो इस जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्पेस रेस को लीड करते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज जितना वो इनोवेट करेंगे जाहिर सी बात है भारत स्पेस रेस में आगे बढ़ेगा। और सरकार भी एक तरह से पॉलिसीज बना रही है, इकोसिस्टम बना रही है, लॉन्च पैड दे रही है कि इन जेनजीज को, इन जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, इनोवेटर्स हैं, एक बात तो हुई जो वर्तमान में जो हो रहा है, और सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रही है, और उसके कहीं ना कहीं परिणाम भी दिखते हुए अब नजर आ रहे हैं। लेकिन भविष्य में कैसा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया आखिर में, और कहा कि आने वाला जो समय है वो भारत का है और भारत के इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में अपनी लॉन्चिंग क्षमता को अब नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, और 5 नए यूनिकॉर्न तैयार होंगे ये स्पेस सेक्टर के लिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। बिल्कुल, जैसे कि मैं यूनिकॉर्न्स का जिक्र कर रहा था, शेयर बाजार में लिस्ट हो रहे हैं। स्काईरूट बहुत पुरानी कंपनी, काफी लंबे समय से स्पेस के अंदर अपना काम कर रही है, और ऐसे और मल्टीपल यूनिकॉर्न्स भी आपको आगे आते हुए दिखाई देंगे। इनका मकसद बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो जब इसरो के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, या फिर जो प्राइवेट जो स्टार्टअप्स होते हैं, यंग माइंड्स होते हैं, उनको इसरो की जब हैंड होल्डिंग मिलती है, जिनके पास लगभग 7 से 8 दशक का इसके पास एक्सपीरियंस आता है, तो जाहिर सी बात है एक तरफ एक्सपीरियंस और हैंड होल्डिंग इसरो से मिलती है, दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर्स का अपना एक
एनर्जी और एंथुसियाज्म होता है, इनोवेशन का आइडिया होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है जो कि बोरो करते हैं ये लोग मल्टीपल जगह से, अलग अलग डेवलप्ड इकोनॉमीज से भी। तो जब ये सब चीजें कंबाइन होती है तो भारत एक तरह से उस दिशा में आगे बढ़ता है जहां पर वो स्पेस रेस के अंदर आगे बढ़ सके। आज की तारीख में जो पूरे जो डेकेड की हम बात कर रहे हैं या फिर जो भारत डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो इन डेवलप्ड इकोनॉमीज के कुछ अगर आप ब्लूप्रिंट्स को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप यूएस की बात कर लीजिए। यूएसए में एक तरफ नासा है जो कि स्पेस मिशन को अंजाम देता है, तो वहीं इलॉन मस्क की भी अपनी कंपनी है। अब देखिए कितने सारे रॉकेट लॉन्चेस वो लोग करते हैं, मल्टीपल स्पेस मिशन को अंजाम देते हैं, नासा के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं, उनसे कम्पीट भी करते हैं। तो जब डेवलप्ड इकोनॉमी की खासियत ये होती है कि प्राइवेट प्लेयर और सरकारी जो संस्थान होते हैं वो एक साथ निकल करके आता है। तो भारत में आप देखिए उसी तरह का ब्लूप्रिंट आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की बात करें 2047 तक, तो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स, स्टार्टअप्स, यंग माइंड इसरो के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और इसरो के पास बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशंस को 100% सक्सेस के साथ में एग्जीक्यूट करने का। बिल्कुल, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि भारत की स्पेस कैपेबिलिटी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है और रिलायबल है, इसीलिए दुनिया हम पर विश्वास कर रही है और हमारे साथ निवेश करने, कोलैबोरेट करने के लिए इच्छा जता रही है। फिलहाल अरुण, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं, खबरें और भी है। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंद महासागर में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र अंडमान और निकोबार द्वीप के केम्पेल खाड़ी से 515 किलोमीटर दूर पर था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंप से किसी नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे और इसके 19वें राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करेंगे। और अब पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। राज्य सीईओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार अब तक 6 करोड़ एन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटलीकरण हो चुका है। इनमें से 2002 की मतदाता सूची के साथ 26 लाख मतदाताओं का लिंकेज नहीं पाया गया है। इन 26 लाख में 4 कैटेगरी हैं: डेड, एब्सेंटीज, शिफ्टेड एंड फेक। कई मामलों में ये देखा गया है कि भले ही 2002 की मतदाता सूची में नाम ऑनलाइन उपलब्ध ना हो, संबंधित व्यक्ति ने ऑनलाइन फॉर्म भरकर जमा कर दिया है। इस मामले में आयोग ने सूचित किया है कि 2002 की सूची के जो हार्ड कॉपी उपलब्ध हैं, उसके साथ ऑफलाइन भरे हुए फॉर्म का मिलान किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं के मामलों में ERO इस मामले की जांच करेंगे। राज्य में निर्वाचन सदन द्वारा नियुक्त सचिव स्तर के 3 अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। एसआईआर प्रक्रिया समाप्त होने तक वे राज्य में ही रहेंगे। वहीं निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में लगभग 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे हैं। एक अधिकारी के मुताबिक राज्य की नवीनतम मतदाता सूची की तुलना पिछली एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 2002 और 2006 के बीच विभिन्न राज्यों में तैयार की गई सूचियों से करने पर यह विसंगति सामने आई है।
निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया के तहत कल दोपहर तक पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ से ज्यादा गणना प्रपत्र अपलोड कर दिए गए थे। पोर्टल पर अपलोड होने के बाद इन प्रपत्रों को मैपिंग प्रक्रिया के तहत लाया जाता है, जहां इनका मिलान पिछले एसआईआर रिकॉर्ड में किया जाता है। शुरुआती निष्कर्षों से ये पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 26 लाख मतदाताओं के नामों का मिलान अब भी पिछले एसआईआर चक्र के आंकड़ों से नहीं किया जा सका है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के एसआईआर वाले विवादित बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ममता अपने बचे कुचे हुए कैडर का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में एसआईआर के बाद ममता सरकार का जाना तय है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद उनके चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी वो तो बहुत बार बोला है, बहुत बार यूनाइटेड इंडिया का नारा दिया। गोवा में चुनाव लड़ने ये उनका पार्टी गया था, उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया। त्रिपुरा में गया, नोटा से भी कम वोट मिला। उसका पार्टी जो आपका नेशनल स्टेटस था वो खत्म करके स्टेट हो गया। वो पार्टी का क्या है देश में? वो बचे खुचे जो अपने कैडर है उनको जो उनका हौसला बुलंद करने के लिए उसका मनोबल गिर रहा है ना। बिहार का बार और एसआईआर का बार इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम कर रहा है। मुंबई में 1 करोड़ 3 लाख मतदाताओं में से लगभग 10.64% यानी 11 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर सूची में एक से ज्यादा बार दर्ज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी है। आंकड़ों से यह पता चलता है कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों की सबसे अधिक संख्या वाले वार्डों की प्रतिनिधित्व पहले विपक्षी पार्षदों के पास था। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। हाल में जारी मसौदा मतदाता सूची में 4.33 लाख ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनके नाम 2 से लेकर 103 बार तक दर्ज है। इसके साथ ही कुल डुप्लीकेट प्रविष्टियों की संख्या बढ़कर 11,01,505 हो गई है। आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एनकाउंटर में मुख्य शूटर बादल को ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गया है। मुख्य आरोपी बादल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हथियार बरामद कराने और अपने साथियों के ठिकानों की जानकारी देने के लिए पुलिस उसे फाजिल्का के मामूगिया शमशान घाट के पास लेकर गई थी। इसी दौरान शूट आउट हुआ, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बादल को ढेर कर दिया। दरअसल आपको बता दें, 15 नवंबर को फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या हो गई थी। और अब खबर इफी से जुड़ी हुई। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज का दिन मास्टर क्लास और स्टार इंटरैक्शन से भरपूर है। दिन की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट सिनेमा पर विशेष मास्टर क्लास से, जिसमें रीमा बोरा, महर्षि तुहिन कश्यप, हाउबाम पाबम कुमार और डोमिनिक संगमा अपनी सिनेमाई यात्रा और अनुभव साझा करेंगे। इसके बाद दिग्गज निर्देशक रमेश सिप्पी अपनी कालजयी फिल्म शोले के सृजन पर एक अनूठा सेशन लेंगे। दोपहर से शाम तक दर्शकों के लिए खास इंटरैक्शन लाइंड अप है, जिसमें सुपरस्टार नागार्जुन, अभिनेता आमिर खान और निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा अपने विचार और फिल्मी दृष्टिकोण के साथ स्टेज पर होंगे। तो वहीं आज महोत्सव के रेड कार्पेट पर एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियां नजर आएंगी। साथ ही आपको बता दें कि आज जो ट्रेड फेयर है जो दिल्ली में चल रहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, वो भी उसका आज आखिरी दिन है, यानी कि आज ये संपन्न हो रहा है। इस बार मेले में हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं और इस बार जीएसटी की घटी दरों से ग्राहकों को सीधा फायदा मिला है, जिसकी वजह से इस बार मेले में खूब बिक्री हुई है। जीएसटी की घटी दरों का बिक्री पर भी सीधा असर दिखाई दिया। लोगों ने अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पंजाब में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कोहरे का भी अनुमान है।
इस बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। दक्षिणी केरल तट और उससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु तट और अंडमान सागर में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं तमिलनाडु के थुथुकुडी में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण केवी के सामी नगर में जलभराव हुआ। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखा गया। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया है, कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर में गुलमर्ग से भी ज्यादा ठंडक महसूस की जा रही है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के मध्य तक बर्फबारी की संभावना है। अगले कुछ दिनों में कोहरा छाने और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। अनंतनाग में भी तापमान गिरने से शीतलहर जारी है। कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। इसके कारण जल स्रोत जम गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हांगकांग के ताइपो जिले के एक ऊंचे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी है, जिसमें अब तक कम से कम 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 279 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आग कल दोपहर को एक 32 मंजिला बिल्डिंग के बाहरी मचान पर लगी, जिसका रेनोवेशन चल रहा था। आग इतनी भयंकर थी कि तेजी से कॉम्प्लेक्स के 8 में से 7 टावरों में फैल गई। हादसे के बाद 900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और हजारों को अस्थायी कैंपों में शिफ्ट किया गया है। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी का मामला सामने आया है। राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली लग गई है, जिनकी हालत गंभीर है। अमेरिका में व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर बुधवार को हुई गोलीबारी की घटना में कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 नेशनल गार्ड सदस्य शामिल हैं। अब इस मामले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिसने 2 नेशनल गार्ड्समैन पर गोली चलाई उसे कड़ी सजा मिलेगी। ट्रंप ने बताया कि जिस शख्स ने यह गोलीबारी की है वह अफगानिस्तान से आया प्रवासी है और वो जो बाइडेन के शासन में अमेरिका आया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।
झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हमारे साथ एक विशेष मेहमान जिन्हें हम सब जानते हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से, वैसे इनका नाम है गौरव चौधरी। आज 2,37,00,000 से अधिक तो फॉलोअर्स ही हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी ये आपको हमको अवेयर करते रहे हैं। डेटा डिलीट नहीं होता है। अगर आपने एक पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, यू गिव इट टू मी और एनीवन विद जस्ट सम बेसिक नॉलेज, वो सारा डेटा इंस्टेंटली रिकवर कर सकता है। चार्जर कहीं भी मिल गया, हम चार्ज में लगा देते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे या कॉमन पब्लिक एरियाज में। कई बार यू हैव नो आइडिया कि उस यूएसबी पोर्ट के पीछे किसने क्या सिस्टम लगा के रखा है। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर की बड़ी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन। स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी हुआ अनावरण। क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू के जरिए भारत बना रहा है नई पहचान। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के स्पेस सेक्टर को तेजी से बढ़ाने के लिए जेन जी इंजीनियर, डिजाइनर और कोडर तैयार कर रहे हैं नए सिस्टम। सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत की थीम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय चाणक्य डिफेंस डायलॉग का किया उद्घाटन। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने काउंटर इंटेलिजेंस में हमारी क्षमता को दी नई ऊंचाई। हांगकांग में बहुमंजिला इमारत में लगी आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 44। अब भी 270 से ज्यादा लोग लापता। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी। मामले में 3 संदिग्ध गिरफ्तार। और व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी के बाद ट्रंप ने ढीली आव्रजन नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। वॉशिंगटन डीसी में 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड्स की तैनाती। संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्काईरूट इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम ने स्काईरूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 का भी अनावरण किया। ये रॉकेट उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करने के लिए निर्मित है। स्काईरूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनियों में से एक है। कंपनी का इन्फिनिटी कैंपस 2 लाख वर्ग फुट कार्यक्षेत्र में फैला हुआ अत्याधुनिक सुविधा से लैस परिसर है, जो प्रति माह एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता रखता है। साथ ही परिसर लॉन्च वाहनों के डिजाइनिंग, विकास, एकीकरण और परीक्षण के माध्यम से भारत की निजी अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ावा देने में भी सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के पास जो क्षमताएं हैं, वैसे दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। उन्होंने दुनिया के सकारात्मक विचारों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला तो इसका युवाओं ने भरपूर फायदा उठाया। आज जो बदलाव हम स्पेस सेक्टर में देख रहे हैं, वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन का हिस्सा है।
बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। भारत के जैन जी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जैन जी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जैन जी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जैन जी के लिए आदर्श बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सुधार के दायरे को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने इस मौके पर परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की तरफ आगे बढ़ने की घोषणा की। रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। पीएम ने कहा कि सीमित संसाधनों से आरंभ हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा आज नए दुनिया के अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत सीमित संसाधनों से शुरू हुई थी, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी भी सीमित नहीं रही। वो भी एक जमाना था, एक साइकिल पर रॉकेट का हिस्सा ले जाने से लेकर दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल तक भारत ने सिद्ध किया है कि सपनों की ऊंचाई संसाधन से नहीं, संकल्प से तय होती है। इसरो ने दशकों तक भारत की स्पेस यात्रा को नई उड़ान दी है। क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू, हर प्रकार से भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आज इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और पीएम ने स्काईरूट के प्रथम ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया। इसमें उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। इस अत्याधुनिक केंद्र में बहु प्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए लगभग 2 लाख वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र होगा तथा हर महीने एक कक्षीय रॉकेट बनाने की क्षमता भी होगी। स्काईरूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसकी स्थापना पवन चंदना और भरत ढाका ने की है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पूर्व छात्र और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं और अब उद्यमी बन गए हैं। नवंबर 2022 में स्काईरूट ने अपना सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया,
जिससे वो अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। रुक करते अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज से शुरू हुए 2 दिवसीय चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश की काउंटर इंटेलिजेंस क्षमता, हमारी सुरक्षा एजेंसियों की दक्षता का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे समय में भारत की कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सेना तीनों ने स्वयं को अत्यंत प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया है और दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने भारतीय सेना द्वारा युवा शक्ति और मानव संसाधन में निवेश की सराहना की और कहा कि कदम सेना की भविष्य की तैयारियों को और मजबूत बनाएगा। Recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrence strategy. The world took note not only of India's military capability, but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. The Army is investing in youth and human capital. It is instilling patriotism in youth through education, NCC expansion and sports. The expansion of the contribution of young women officers and soldiers, both in role and character, would promote the spirit of inclusion. इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम आज एक बहुध्रुवीय दुनिया में रह रहे हैं, जहां कई देश शक्ति और प्रभाव बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि महत्वपूर्ण है कि भारतीय सेना भी भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को तैयार करे। We are living in an increasingly multipolar world where major powers are continuously jostling and competing. In a world with over 50 ongoing conflicts, saying that we live in a turbulent times may actually be an understatement. So if the globe is swiveling towards national security, deterrence and war fighting, it inevitably raises a fundamental question for us. How must the Indian military transform to remain decisive and ready in this rapidly evolving global landscape? So the starting point to this question lies in the vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi and Suraksha. Honorable Raksha Mantri designated year 2025 as the year of reforms and proved its merit in Op Sindoor, where years of reform and readiness translated into decisive outcomes. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी और इसके 19वें राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करेंगी। रुक करते अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सीईओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार अब तक 6 करोड़ एन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटलीकरण हो चुका है। इनमें से 2002 की मतदाता सूची के साथ 26 लाख मतदाताओं का लिंकेज नहीं पाया गया है। इन 26 लाख में 4 कैटेगरी डेड, एब्सेंटीज, शिफ्टेड एंड फैक्ट। कई मामलों में देखा गया है कि भले ही 2002 की मतदाता सूची में नाम ऑनलाइन उपलब्ध ना हो, संबंधित व्यक्ति ने ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा कर दिया है। इस मामले में आयोग ने सूचित किया है कि 2002 की सूची की जो हार्ड कॉपी उपलब्ध है उसके साथ ऑफलाइन भरे गए फॉर्म का मिलान किया जाएगा और ऐसे मतदाताओं के मामलों में ईआरओ इस मामले की जांच करेंगे। राज्य में निर्वाचन सदन द्वारा नियुक्त सचिव स्तर के 3 अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। एसआईआर प्रक्रिया समाप्त होने तक वो राज्य में ही रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के एसआईआर वाले विवादित बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ममता अपने बचे खुचे कैडर का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में एसआईआर के बाद ममता सरकार का जाना तय है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद उनके चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। तो रीजनल पार्टी है, वो तो बहुत बार बोला है, बहुत बार यूनाइटेड इंडिया का नारा दिया। गोवा में चुनाव लड़ने ये उनका पार्टी गया था, उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया। त्रिपुरा में गया, नोटा से भी कम वोट मिला। उसका पार्टी जो आपका नेशनल स्टेटस था वो खत्म करके स्टेट हो गया। वो पार्टी का क्या है देश में? वो बचे खुचे जो अपने कैडर है उनको जो उनका हौसला बुलंद करने के लिए उसका मनोबल गिर रहा है ना। बिहार का बाद और SIR का बाद इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम करना है। इधर मुंबई के 1.03 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 10.64% यानी कि 11 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर सूची में एक से ज्यादा बार दर्ज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी दी है। आंकड़ों में ये भी पता चला है कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों की सबसे अधिक संख्या वाले वार्डों का प्रतिनिधित्व पहले विपक्षी पार्षदों के पास था। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर से बढ़ाकर अब 3 दिसंबर कर दी है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। हाल में जारी मसौदा मतदाता सूची में 4.33 लाख ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनके नाम 2 से लेकर 103 बार तक दर्ज हैं। इसके साथ ही कुल डुप्लीकेट प्रविष्टियों की संख्या बढ़कर 11,01,505 हो गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। Welcome to the world that is future ready. Tap your world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Rock your world, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर में गुलमर्ग से भी ज्यादा ठंडक महसूस की जा रही है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के मध्य तक बर्फबारी की संभावना है। अगले कुछ दिनों में कोहरा छाने और तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। वहीं तमिलनाडु के थूथुकुडी में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव हो गया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखा गया। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया है, कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल में सुबह की सैर की और लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद एक वर्क कल्चर डेवलप हुआ है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को सुशासन और पारदर्शिता का मॉडल बताया।
अब देखिए, देश की जनता काम करने वाले लोगों को मौका दे रही है और देश के अंदर 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद एक वर्क कल्चर देश के अंदर आया है और जहां भी देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जिन राज्यों में भी, उन सभी राज्यों में अब डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें विकास का मॉडल बन चुकी हैं, सुशासन का मॉडल बन चुकी हैं, पारदर्शिता का मॉडल बन चुकी हैं। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या अभी बिहार के अंदर हो, तो जनता ने जो है लगातार इन सरकारों को चुना है और ये सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि लोग अब काम को देखते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए वर्षों से बंद पड़ी हाथी सफारी को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। देहरादून के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस निर्णय से देश विदेश के उन पर्यटकों में उत्साह है जो लंबे समय से हाथी सफारी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हाथी सफारी की बहाली से पार्क की पर्यटन गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। जून 2024 में हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इसे हरी झंडी दी गई थी, जिसके बाद विभागीय औपचारिकताएं पूरी कर अब इसे लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार हाथी सफारी कॉर्बेट के ढिकाला और बिजरानी दोनों प्रमुख जोन में शुरू की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोली ने बताया कि ढिकाला में 2 हाथियों से सफारी कराई जाएगी। हाथी सफारी को दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन में पार्क आने वाले हजारों पर्यटक इसका आनंद उठा सकेंगे। जो हाथी सफारी है, ये विगत कुछ वर्षों से हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी, परंतु फिर से उसको शुरुआत करने का प्रयास पिछले सालों से चल रहा था और अभी हमारे जो चीफ वाइल्ड वार्डन सर हैं, उनके द्वारा इसकी परमिशन दोनों जगह, राजाजी और कॉर्बेट, उसमें दी गई है। वहीं हाथी सफारी की अनुमति मिलने के बाद पर्यटन से जुड़े कारोबारी, गाइड, ड्राइवर, होम स्टे संचालक और वन्यजीव प्रेमी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि कॉर्बेट आने वाले पर्यटक हाथी सफारी की खास मांग करते थे, अब ये सपना पूरा होगा। ये फैसला स्थानीय अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान करेगा। ये फैसला जंगल, वन्यजीव और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। निश्चित रूप से सभी पर्यटकों के लिए, स्थानीय कारोबारियों के लिए ये जो है खुशी का मौका है और लंबे समय से जो है बंद पड़ी थी हाथी सफारी और विधिवत उसकी अनुमति अब पुनः प्रारंभ होगी। तो जो नववर्ष की जब भीड़ भाड़ होती है यहाँ पर, तो कॉर्बेट में जो लोग आएंगे वो वन्यजीवों को नजदीक से दीदार कर सकेंगे और एक अलग रोमांच और अनुभव उनको प्राप्त होगा। इंटरनेशनल प्रोग्राम मिशन डोब्रो के तहत रशियन वॉलंटियर भारत में जानवरों को बचाने का काम कर रहे हैं। इस बार भी रूस से वॉलंटियर्स का एक ग्रुप भारत आया है, जो दिल्ली एनसीआर में आवारा जानवरों, गाय व नंदी की मुफ्त देखभाल और उपचार करेंगे। इसके साथ ही जानवरों के रशियन वॉलंटियर भारतीय पशु चिकित्सकों को वर्कशॉप के माध्यम से जानवरों के उपचार और एडवांस्ड तरीके भी बताएंगे। डब्रो इज मिशन ऑफ गुड इंटरनेशनल मिशन है, जो रशियन लोग वॉलंटियर्स जाते हैं अलग अलग कंट्री में। बड़ी जानवर को भी वैक्सीनेट भी करना ज़रूरी है, उसको इलाज करना की ज़रूरी है, क्योंकि दो को कैट को तो पता है, लेकिन गाय के लिए और नंदी के लिए बहुत कम ध्यान देते हैं। इलाज करने के लिए, जानवर को इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और जानकारी करने के लिए जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, कैसे इलाज करना है, कैसे केस हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सी नई चीज़ इंडियन डॉक्टर को सीखने के लिए मिला है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज का दिन मास्टर क्लास और स्टार इंटरैक्शन से भरपूर है। दिन की शुरुआत होगी नॉर्थ ईस्ट सिनेमा पर विशेष मास्टर क्लास से, जिसमें रीमा बोरा, महर्षि तुहिन कश्यप, हाउबाम पावम कुमार और डोमिनिक संगमा अपनी सिनेमाई यात्रा और अनुभव साझा करेंगे। इसके बाद दिग्गज निर्देशक रमेश सिप्पी अपनी कालजयी फिल्म शोले के सृजन पर एक अनूठा सेशन लेंगे। दोपहर से शाम तक दर्शकों के लिए खास इंटरैक्शन लाइंड अप हैं। सुपरस्टार नागार्जुन, अभिनेता आमिर खान और निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपने विचार और फिल्मी दृष्टिकोण के साथ स्टेज पर होंगे। तो वहीं आज महोत्सव के रेड कारपेट पर एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियां नजर आएंगी। सबसे पहले अमेरिकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर द स्टैम्पिंग मैडनेस अपना भव्य वर्ल्ड प्रीमियर करेगी, जहां एक्टर सूरज शर्मा, ज़ेनोबिया श्रॉफ और जेनिफर अपनी उपस्थिति से शाम को खास बनाएंगे।
इसके बाद डॉक्टर कुर्टनिस क्लामर कहानी का रेड कारपेट आयोजित होगा, जिसमें डॉक्टर किरण शांताराम शिरकत करते दिखाई देंगे और शाम का आकर्षण बनेगा रात अकेली है द बंसल मर्डर्स का रेड कारपेट, जहां हनी त्रेहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, रेवाती और दीप्ति नवल समेत अन्य कलाकार शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर आज का दिन सिनेमा प्रेमियों के लिए ग्लैमर, कहानी और स्टार पावर से भरपूर रहने वाला है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि सिविल सेवकों को भविष्य के हिसाब से तैयार रहना चाहिए। दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह के मौके पर पीके मिश्रा ने कहा कि भविष्य की जरूरतों और चुनौतियों के लिहाज से सिविल सेवक मिले, इस विषय पर यूपीएससी को ध्यान देना चाहिए। The world is becoming more interconnected and more volatile. Strategic competition is no longer limited to military power alone. It spans technology, supply chains, data, cybersecurity, artificial intelligence, space, and critical minerals. Today's civil servant is more than an administrator. He is also a manager of uncertainty, an interpreter of complexity, and a guardian of India's strategic interest. The officers we select today will be navigating geopolitical landscapes that are far more intricate than what previous generations encountered. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीनिंग स्ट्रैटेजी पर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। ये मीटिंग दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ लगाने की चल रही तैयारियों का रिव्यू करने के लिए हुई। मीटिंग में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एनसीआर में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए साइंटिफिक रूप से प्लान किया गया है। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।